नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, आज राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि लखीसराय के डीएम रजनीकांत ने इस्तीफा दे दिया है। 25 अगस्त को यानी कि कल रविवार को ही उनके तरफ से वीआरएस की मांग की गई थी और आज एक दिन बाद ही नीतीश कुमार ने उन्हें वीआरएस दे दिया है और 1 सितंबर से वो अब रिटायर माने जाएंगे। बीते कुछ दिनों के अंदर बिहार के प्रशासन में ये लगातार दूसरा इस्तीफा है। इससे पहले काम्या मिश्रा ने भी वीआरएस के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब तक उन्हें वीआरएस नहीं मिल पाया है। तो आखिरकार रजनीकांत के वीआरएस के पीछे की कहानी क्या है, इस पर हम विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन साथ ही देखिए, बीते दिन जिस तरीके से झारखंड की राजधानी रांची में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें उन्हें एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। और जिस तरीके से पार्टी के नेताओं के तेवर हैं, चिराग पासवान के खुद के तेवर हैं, वो एनडीए में कई पार्टियों को असहज कर सकते हैं, खासकर बीजेपी को, क्योंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और अब चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से 28 सीटों की डिमांड कर दी गई है। अब बीजेपी चिराग पासवान की बात कितनी मानेगी? क्या उन्हें झारखंड में एडजस्ट किया जाएगा? नीतीश कुमार भी लाइन में लगे हुए हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही अब बिहार की सियासत में एक और काफ़ी ज़्यादा इन दिनों एक विधायक चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जहर उगल दिया है। उन्होंने एक को गोरा नाग तो दूसरे को काला नाग कहा है। वो हैं जदयू के विधायक गोपाल मंडल। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले चर्चा लखीसराय के डीएम रजनीकांत की। लगातार इस्तीफे का दौर बिहार में देखने को मिल रहा है। पहले काम्या मिश्रा और अब एक आईएएस अधिकारी रजनीकांत। हाँ, ये अपनी अपनी वजहें हैं अधिकारियों के साथ जिसके चलते वो इस्तीफा दे रहे हैं, मगर जो लोग सरकार की सहमति से नहीं इस्तीफा देते हैं उनका इस्तीफा लटक जाता है। उसकी उदाहरण है काम्या मिश्रा। उन्होंने पहले से दे रखा है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन, तो अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। मगर ये रजनीकांत जो लखीसराय के डीएम हैं, उन्होंने उनके बाद दिया आवेदन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का और उनका स्वीकृत हो गया एक दिन में। हाँ, एक दिन में स्वीकृत हो गया, यानी बिजली की गति से। तो उसके पीछे की कहानी ये है कि वो मुख्यमंत्री के पसंदीदा अधिकारी हैं। अच्छा। ललन सिंह की अनुशंसा पर उनकी पोस्टिंग हुई थी लखीसराय में, और वो कहा यह भी जाता है कि उनको कोई मलाईदार पद मिलने वाला है। अच्छा। किसी आयोग में जगह मिलने वाली है, इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। हाँ, पहले से डील हो गई है और उसी के कार्यान्वयन की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और वो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो नवंबर में रिटायर भी करने वाले थे। अच्छा। वो प्रोमोटी आईएएस हैं, तो नवंबर में उनकी सेवा अवधि समाप्त हो जाती, तो उसके 1 महीना पहले उनको एक पद दे दिया जाएगा। और बिहार सरकार में ऐसे बहुत सारे रिटायर्ड अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं किसी आयोग में, किसी दूसरे बोर्ड में या मुख्यमंत्री के सचिवालय में पदासीन हैं। उनको फिर से पोस्टिंग दी गई है और उनके सेवा का लाभ उठाया जा रहा है। उनका जो लंबा अनुभव रहता है, अधिकारियों का प्रशासनिक अनुभव, समस्याओं से निपटने का अनुभव, कुछ नई योजनाओं को कैसे लॉन्च करना, कैसे सफल बनाना। अधिकारियों पर वैसे भी नीतीश कुमार ज़्यादा रिटायर ही नहीं, जो मौजूदा हैं कार्यरत अधिकारी जो हैं सेवा में, उन पर भी वो ज़्यादा भरोसा करते हैं। जितने भी चेयरमैन हैं अलग अलग बोर्डों के, हाँ, सब ज़्यादातर में रिटायर अधिकारी हैं। और कई जगह तो ऐसे हैं जहां आपसे पहले पॉलिटिकल पोस्टिंग होती थी, राजनेताओं की पोस्टिंग होती थी या राजनीति से जुड़े लोगों की पोस्टिंग होती थी, मगर नीतीश कुमार ने ये ट्रेंड बदल दिया है
अब उनको उन्हीं पर भरोसा है, इसलिए वैसे लोगों को वो लाते हैं सामने। तो यही वजह है। और लखीसराय के साथ एक और बात जुड़ी हुई है कि इसके पहले जो वहाँ डीएम थे वो भी किसी आयोग में चले आए। उनका भी कार्यकाल समाप्त हुआ तो उनकी भी पोस्टिंग आयोग में हो गई। ये दूसरे डीएम होंगे लगातार लखीसराय के जो फिर किसी आयोग में जिनकी प्रतिनियुक्ति होगी। अच्छा, ये केवल सरकार में दूसरे जगहों पर मलाईदार पोस्टिंग की ही बात है या फिर पॉलिटिक्स में भी आने की चर्चा है? क्योंकि ये भी देखा गया है कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी अधिकारी रिटायरमेंट के बाद राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। नीतीश कुमार अधिकारियों के बल पर ही उनकी राजनीति भी, उनकी पार्टी भी और उनकी सरकार भी अधिकारियों के बल पे चलती है। आप देखें आरसीपी सिंह एक ज़माने में बड़े तेज़ तर्रार IAS अधिकारी, फिर अब दूसरा नाम आ गया मनीष वर्मा का, अब ये तीसरा नाम आ रहा है रजनीकांत जी का। तो रजनीकांत जी को चूँकि उनकी जाति के हैं, ये जैसा कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार की जाति के हैं, तो ये भी कयास तो ज़रूर लगाए जा सकते हैं कि राजनीति में नीतीश कुमार, चूँकि इस बार 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। उनको अपना जो 40-42 सीट से अगर आगे बढ़ना है तो अपने भरोसेमंद लोगों को, और जिनको माने जिताऊ सीट उनको चाहिए, अपने लोग चाहिए, तो उसमें ऐसे खोज के लोगों को वो ला रहे हैं। मनीष वर्मा को भी हाल ही में पार्टी में शामिल कराया है। तो कोई इसमें ये नहीं है कि इनको भी, माने रजनीकांत जी को भी राजनीति में कोई बड़ी जगह दे दी जाए। हाँ, ये ठीक है कि उनको, अब जैसे अंजनी बाबू रिटायर होने के बाद नीतीश कुमार के सलाहकार वहाँ बने हुए हैं, तो ऐसे अनेक IAS और बड़े अधिकारी रहे हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, और नीतीश कुमार का सारा काम अधिकारी ही करते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि ये राजनीति में भी जा सकते हैं, और कोई आयोग में जाएं तो वो दूसरी बात है। लेकिन लगता तो यही है कि 25 के चुनाव के पहले नीतीश कुमार जो अपना लॉबी बना रहे हैं उसमें एक और अधिकारी का नाम जुड़ गया है। आपको ऐसा कुछ लगता है? नहीं, जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से वही राजनीतिक पोस्टिंग होगी, किसी आयोग में होगी। अब अंत समय में निर्णय बदल जाए तो अलग बात है, मगर अगर चुनाव लड़ाना होता तो बाद में वो इस्तीफा उनसे लिया जाता है। अच्छा, बिहार में ये भी देखा गया है कि BRS लेने वाले अधिकारियों को गच्चा भी मिला है, और गुप्तेश्वर पांडे उसके बड़े उदाहरण है। गुप्तेश्वर पांडे के साथ तो 2 बार छल हुआ। एक बार उन्होंने इस्तीफा दिया मगर टिकट नहीं मिला, फिर किसी तरह से उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। इस्तीफा स्वीकार होने के कई महीने के बाद उन्होंने फिर से ज्वाइन कर ली। ये भी एक अपवाद है। फिर उन्होंने DGP भी बन गए, उसके बाद फिर उन्होंने इस्तीफा दिया। तो चर्चा हुई कि अब लोकसभा, ये विधानसभा लड़ेंगे बक्सर से। बक्सर के वो रहने वाले थे, तेज तर्रार अधिकारी के रूप में उनकी गिनती थी। तो मगर उस बार भी टिकट नहीं मिला, तो राजनीति से उनका मन ही विरक्त हो गया। राजनीति के उन्होंने कहा भी, कई बार कहा कि राजनीति का जो छल प्रपंच है उसमें मैं मिसफिट हूँ, वहाँ मैं फिट नहीं बैठता, इसलिए मैंने राजनीति से तौबा कर लिया, अब उस ओर झांकूंगा भी नहीं। और वो अब प्रवचन करता बन गए, देश विदेश में घूम घूम कर प्रवचन कर रहे हैं, बोलने में वो माहिर हैं और अच्छे वक्ता रहे हैं वो। तो इसलिए वो घूम घूम कर प्रवचन कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग सुनने आते हैं, और उनको धार्मिक ग्रंथों का अच्छा ज्ञान भी है, तो उसका लाभ वो ले रहे हैं। बिल्कुल। तो अब रजनीकांत जी ने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है, 1 सितंबर से उन्हें रिटायर माना जाएगा। अब उनकी सक्रियता बिहार के प्रशासन में नज़र आती है या फिर राजनीति में, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब चिराग पासवान इन दिनों बहुत ज़्यादा बिहार की सियासत में ही नहीं बल्कि देश की सियासत में चर्चा में है। बीते दिन झारखंड की राजधानी रांची में उन्होंने अपने पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाया था। तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी वहां पर पहुंचे थे। एक बार फिर से उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल के लिए चुना गया, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, चाहे पार्टी के नेताओं के तेवर हों या फिर चिराग पासवान के, वो NDA में कई सहयोगी दलों को असहज कर सकते हैं, खासकर बीजेपी को, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान उनके तरफ से कर दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि NDA में वो मौजूद हैं, गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, ना कि प्रदेश स्तर पर। अब चिराग पासवान अगर झारखंड लड़ेंगे
तो फिर बीजेपी के लिए तो मुसीबत बढ़ ही गई। निश्चित रूप से बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ेगी, और चिराग पासवान ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जिन मुश्किलों में है, तो इस समय पार्टी को झुकाने के उसमें चिराग पासवान हैं, और चाहें तो झुका सकते हैं, अपने मन के हिसाब से टिकट मांग सकते हैं। लेकिन झारखंड में आप देखेंगे कि 28 सीटों की, जैसा कहा जा रहा है कि वो 28 सीट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में कहीं मुश्किल है तो एक तो है कि बीजेपी 20 से 25 सीटें वहाँ आराम से निकालने वाली है। कोल्हान के इलाके में जहाँ 14 सीटें हैं, जिसमें से 11 सीटें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत के गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कोल्हान में वो ज़्यादा से ज़्यादा जीतें, और इसी के लिए वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को ये कहा गया कि चंपाई सोरेन को पार्टी में शामिल कराने की बात हो रही है, क्योंकि चंपाई सोरेन को टाइगर, कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। आदिवासी बहुल इलाका है, आदिवासी वोटर्स अभी तक विमुख हैं भारतीय जनता पार्टी से। चिराग पासवान आदिवासियों को कितना प्रभावित कर पाएंगे? एक दूसरा वोटर जो वहाँ पर सबसे एग्रेसिव है वो कुर्मी वहाँ पर कहे जाते हैं, वो कुर्मी हैं, और वो झारखंड के इलाके में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। नीतीश कुमार ने उसको साधने के लिए इनको सरयू राय को अपनी पार्टी में तो ये जो सीट मांग रहे हैं चिराग पासवान, इनको देखना होगा कि ये किस वोटर को अपने पक्ष में करेंगे। निश्चित रूप से दुसाध और पासवान मतदाता भी वहाँ पर हैं, एक उनकी भी संख्या है, लेकिन चिराग पासवान अभी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो 28 सीटें तो उनको नहीं मिलेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करेगी, क्योंकि पार्टी बीजेपी को भी वो चिराग को छोड़ के वो चलने की स्थिति में भी नहीं है। बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी केंद्र में गठबंधन की सरकार है, किसी को भी अलग थलग करके राजनीति बीजेपी कर पाए अभी उस स्थिति में दिखाई नहीं देती। लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि वो अपने पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। नागालैंड में उन्होंने अपने 2 विधायक जरूर जिताए हैं, लेकिन क्या नागालैंड जैसी स्थिति झारखंड में है? देखिए, नागालैंड में जो भी 2 विधायक जीते हैं या जदयू के लोग जीतते रहे हैं, तो उसमें बिहार के नेताओं का या पार्टी का कोई योगदान नहीं होता है। वो उनकी व्यक्तिगत हैसियत होती है कि वो जीत करके आते हैं। और वहाँ पर वोटर्स बहुत अधिक नहीं, अधिक नहीं, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं, और दल बदल खूब धड़ल्ले से होता है वहाँ। तो उधर से टिकट नहीं मिला तो इधर से ले लिया, तो कहीं से टिकट लेने के लिए वो किसी दल में चले जाते हैं लोग, मगर जीतते हैं अपनी ताकत से। उसमें जदयू का या लोजपा का कोई योगदान नहीं, इनका तो कोई आधार ही नहीं है वहाँ। वहाँ पहचानते भी नहीं होंगे लोग इनको बहुत। हाँ, रामविलास जी का वो चूँकि बहुत दिन से राजनीति में थे, तो इसलिए उनके नाम का एक है पहचान उनकी है, मगर चिराग पासवान की तो ऐसी पहचान है नहीं। और झारखंड में जब से झारखंड बना है 2000 से, सन 2000 से, एक विधायक भी कभी नहीं हुआ लोजपा का। रामविलास जी के पीरियड में भी कोई एक विधायक वहाँ नहीं हुआ। हाँ, वो तो लड़ते भी नहीं थे, वहाँ से कैंडिडेट भी नहीं कभी देते थे। 14 में बीजेपी ने दिया था 1 सीट, तो एक उम्मीदवार खड़ा किया था इन लोगों ने, वो भी हार गया। तो जब गठबंधन में था तब भी वो उम्मीदवार नहीं जिता सके। तो ये ठीक है कि उनकी तमन्ना है कि हम भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएं, ज़्यादा विस्तार हो, वोट का परसेंटेज बढ़े थोड़ा, तो इसलिए वो बोल रहे हैं झारखंड के कार्यकर्ताओं में जोश जगाने के लिए। चूँकि अभी 4 महीने के बाद चुनाव वहाँ होना है, तो इसलिए जोश जगाने के लिए अपना ये कर रहे हैं कि भाई ठीक है, कार्यकर्ताओं में जोश रहे तो टिकट मिल जाए। अरे ढेला फेंकने में क्या जाता है फेंक दिए ढेला, 28 नहीं तो 2 भी मिल जाएगा, 8 माइनस कर दीजिए उसमें, 2 भी मिल गया तो बहुत हो गया। जहाँ एक भी नहीं है, शून्य की स्थिति है, वहाँ 2 सीट भी आप लड़ लिए खुदा न खास्ते जीत भी जाते हैं, तो वो एक माने 200% सफलता मानी जाएगी। जैसे यहाँ बिहार में आपको सफलता मिल गई, उससे पार्टी जरूर उत्साहित है कि 100% सफलता मिली, तो उस उत्साह को वो दूसरे प्रदेशों में भी फैलाना चाहते हैं। मगर उसके लिए वहाँ कार्यकर्ता, नेता, संगठन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, संसाधन होने चाहिए। चुनाव आज इतना खर्चीला हो गया है, तो संसाधन तो मान लीजिए पार्टी दे देगी, मगर क्या वहाँ वैसे नेता हैं जो जनता के बीच जिनकी छवि है, पहचान है नेता के रूप में,
वैसे नेता BJP के नहीं लिए है। कितनी मुसीबत हो गई झारखंड में, जिस तरीके से जेडीयू और लोजपा दोनों सक्रिय हो गए झारखंड में, क्योंकि नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे, सरयू राय को पार्टी में शामिल करा लिया। नहीं तो नीतीश कुमार तो लड़ते रहे हैं पहले, नीतीश कुमार की पार्टी लड़ती रही है, जीतती भी रही है, मंत्री भी रहे हैं इनके लोग वहाँ। तो वो कई बार एनडीए के साथ भी मिल करके लड़े हैं लोग, और जो एनडीए के साथ की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। कई बार अकेले भी लड़ते हैं जब नहीं ये होती है, समझौता नहीं होता है तो। मगर चिराग पासवान में और जदयू में फ़र्क है। जदयू का काम वहाँ बहुत पहले से है और कई बड़े नेता जदयू के साथ हैं, मगर चिराग पासवान के साथ, लोजपा के साथ कोई वैसा बड़ा नेता है नहीं झारखंड में, और वो लगातार चुनाव भी नहीं लड़ते रहे हैं वहाँ। तो इसलिए दोनों दलों की स्थिति में अंतर है, और वो हमको नहीं लगता है कि भाजपा के लिए या एनडीए के लिए कोई मुसीबत बन सकेंगे। अच्छा, क्योंकि बिहार में अगर बीजेपी को हटा दें तो नीतीश कुमार की पार्टी लड़ेगी, चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं, और राजद भी चुनाव वहां लड़ती है, उनके तो एक मंत्री भी अभी हाल की सरकार में है। तो किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं कि बिहार में तो इनकी लड़ाई है, झारखंड में भी एक ऐसा मुकाबला देखने को मिलेगा? झारखंड में तो पहले से होता रहा है, राजद तो पहले से वहाँ चुनाव लड़ती रही है, सरकार में रही है, वो इंडिया गठबंधन के साथ है, तो इसलिए वो लड़ते रहे हैं। राजद की बड़ी नेता जो रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं अन्नपूर्णा यादव, वो अभी भाजपा में मंत्री हैं दिल्ली में, और लगातार 2-3 बार से वहाँ से सांसद जीत रही हैं वो कोडरमा से। तो जो राजद के बड़े लोग हैं, कई लोग आ गए हैं इधर भाजपा में, क्योंकि वहाँ बहुत स्कोप नहीं है। वहाँ मुख्य रूप से देखिए 3 पार्टियाँ हैं, एक झामुमो हो गया, फिर भाजपा हो गया, और फिर तीसरी पार्टी एक है वो कांग्रेस। इन्हीं 3 पार्टियों का वहाँ की हैसियत है, ताकत है, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। बाकी पार्टियां जो हैं ठीक है, छिटपुट अपना कुछ उछल कूद करती रहती हैं, अगर सफलता कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं भी मिला तब भी ठीक है। एक और वहाँ पर ये चतरा से, चूँकि सुदामा जो उनकी पार्टी में संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं, और वो चाहते रहे हैं कि चतरा से चुनाव लड़े। इस बार भी उनको कोई माने राजनीति में अभी कोई प्रवेश कहीं नहीं मिला। तरारी की सीट पर पशुपति पारस दावा ठोक रहे थे कि बिहार में एक सीट वो जीत जाएं। तो ये लोग चाहते हैं कि एक सीट कहीं पर, तो वो चतरा की सीट एक भले वो हो सकता है कि सुदामा प्रसाद के लिए वो मांग सकते हैं, या उनको मिल जाए तो, क्योंकि चतरा पर में उन्होंने काम भी किया है और चतरा में वो रहे हैं, चतरा की सीट पर वो जीतना चाहेंगे। तो अगर सुदामा प्रसाद वहाँ जीत जाते हैं तो झारखंड में पैर रखने के लिए तो पार्टी को एक माने एक ज़मीन तो मिल जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी उनकी हो सकती है। ये पूरी कहानी केवल झारखंड तक ही सीमित है, या फिर उसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा? ये तो बिहार में निश्चित रूप से मिलेगा। चिराग पासवान जानते हैं कि उनके 5 सांसद केंद्र में जो हैं, और ये नीतीश कुमार के और चंद्रबाबू नायडू के, इन 3 लोगों को बीजेपी कभी इग्नोर नहीं कर सकेगी। और जब तक बीजेपी इस स्थिति में है तब तक उसके साथ बार्गेनिंग करने की स्थिति में चिराग पासवान उसका बहुत लाभ लेना चाहेंगे, और आखिर समय तक जिसको कहा जाता है कि दूहना, तो वो दूहने की कोशिश करेंगे, और वो सीट बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा मांगेंगे। उनकी तो एक और महत्वाकांक्षा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो एजेंडा लेकर वो चल रहे हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा है कि बिहार में मुख्यमंत्री के वो चेहरे के तौर पर उभर कर आए। तो अगर वो 20-25 सीट यहाँ पर जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से बड़े पार्टी के तौर पर सामने आएंगे। एक बार तो उनके पिताजी वो चाबी लेकर घूम रहे थे, 16, 17, 18, 19 थे। तो ऐसी स्थिति अगर उनकी बन जाएगी तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो इस कोशिश में तो चिराग पासवान लगेंगे, निश्चित रूप से लगेंगे। पिताजी ने जो राह दिखाई है उसी राह पर वो चल रहे हैं। उनके पिताजी रामविलास पासवान जी भी ऐसे ही मोल तोल जोड़ तोड़ करते रहते थे, और इसीलिए सबसे लंबे समय तक केंद्र सरकार में मंत्री रहने वालों की सूची में उनका नाम है। वो जब कांग्रेस लीड गवर्नमेंट होती थी उसमें भी मंत्री हो जाते थे, वाजपेयी या भाजपा लीड सरकार में भी मंत्री हो जाते थे, जीत के जाते थे भाजपा और समता पार्टी के भरोसे, और उसी की सरकार को के खिलाफ वोट कर देते थे। पासवान ने एक चीज क्लियर कर दिया है कि वो डिफेंसिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे, चाहे वो बीजेपी उसको लेकर कुछ भी सोचते रहे। इसमें देखिए गलत भी नहीं है कुछ, हर पार्टी अपने लिए राजनीति करती है। तो चिराग पासवान भी कर रहे हैं अपने लिए, भाजपा भी अपने लिए करती है, जदयू भी अपने लिए करती है, कांग्रेस भी अपने लिए करती है। तो हर पार्टी चाहे कि हमारी ताकत बढ़े, हमारे विधायक सांसद बढ़ें,
तो चिराग पासवान भी स्वाभाविक रूप से चाहेंगे कि हमारी भी संख्या बढ़े, हम भी मजबूत हों। चलिए अब देखना होगा कि चिराग पासवान का यह दांव उनके पार्टी के लिए कितना फिट बैठता है और बीजेपी इस पर कितना संज्ञान लेकर गठबंधन में उनको कैसे एडजस्ट करती है, या फिर वो अकेले ही झारखंड विधानसभा में अपनी कैंडिडेट उतारते हैं। अब बात हम जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल की भी कर लेते हैं। जिस तरीके से पार्टी के ही बैठक में भागलपुर के अंदर उन्होंने अपने ही पार्टी के सांसद अजय मंडल और पार्टी के बड़े नेता अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए बुलो मंडल को लेकर बयान दिया है। एक को गोरा नाग, दूसरे को काला नाग कहा है। अब अपने ही पार्टी में जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले लालू यादव से भी उनकी मुलाकात हुई थी, क्या कुछ गोपाल मंडल के दिमाग में चल रहा है? नहीं, गोपाल मंडल क्या बोलते हैं पहले तो वो खुद भी नहीं समझ पाते होंगे कि वो क्या बोलते हैं। वो जदयू की माने भरे मंच पर वो ये बातें कह रहे थे और लोग भौंचक थे कि ये क्या बोल रहे हैं। बाद में आपको पता चलेगा कि वो कहेंगे कि अच्छा वो वैसे ही बोल दिए थे। वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। पिछली बार भी उन्होंने कहा कि टिकट तो मेरे पॉकेट में है और पॉकेट में लेके मैं चल रहा हूँ, फिर कहा कि कोनो निकाल लिया टिकट। तो ये कुछ भी बोलते हैं, गोपाल मंडल के बोलने का कोई मतलब है नहीं। एक तो है कि अनंत सिंह के पास इस समय मीडिया वाले बहुत पहुंचते हैं कि वो जो बोलते हैं तो उसके रील्स बन जाते हैं और खूब वो चलता है, लेकिन गोपाल मंडल को सीरियसली कोई लेता नहीं, उनके रील्स भी नहीं बनते हैं। तो वो जो बोल रहे हैं उसका रील्स भी नहीं बनेगा। हाँ, ये बात है कि गोपाल मंडल को पिछले चुनाव में भी उनको ये लगा कि उनको तरजीह कम मिली है और उनके लोगों को माने राजनीति में जिनको चाहते थे कि टिकट जो पॉकेट में लेके घूम रहे थे वो नहीं हो पाया, तो वो कहीं दूसरी तलाश भी कर रहे हों। लेकिन अपने क्षेत्र में गोपाल मंडल खुद इतने मजबूत हैं कि अपने शर्तों पर वो राजनीति करते हैं और कोई भी पार्टी माने जदयू तो नहीं चाहेगी गोपाल मंडल उनसे खिसक कर कहीं दूसरी जगह जाए, तो जदयू उनको मना लेगी। अभी वो जो जिस नाराज़गी में है वो बहुत जल्दी मान भी जाएंगे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार तरह तरह से सब तरह के लोगों को साधते रहते हैं, उसमें उनको महारत हासिल है। एक बार गोपाल मंडल को बुला करके पीठ ठोक देंगे तो गोपाल मंडल फिर नीतीश कुमार का जयकारा लगाने लगेंगे। एक बार प्रधानमंत्री के लिए बहुत जोरदार उनकी पैरवी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के सबसे लायक नेता हैं नीतीश कुमार। तो गोपाल मंडल अभी जो बयान उनका आया है वो अपनी भड़ास निकाल रहे थे। भड़ास ये थी, बुलो मंडल से ये भड़ास है कि बुलो मंडल राजद में थे, उस क्षेत्र के पूर्व सांसद रहे हैं और उनके विरोध के बावजूद वो राजद से सांसद हुए थे। तो अब फिर चले आए जदयू में अभी, और जदयू के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये भड़ास है कि राजद से आके जदयू में बड़ा पद पा गए और उनसे 36 का रिश्ता है, तो इसलिए वो गोरे हैं तो गोरे नाग हो गए। और अजय मंडल भी उनकी इच्छा के विपरीत टिकट पा गए और जीत गए वहाँ से। अजय मंडल से उन्होंने मांगा था कि प्रचार करने के लिए गाड़ी भेज दीजिए, उन्होंने गाड़ी नहीं भेजा, कोई व्यवस्था नहीं की कि आप प्रचार कीजिए, न उनके कभी दरवाजे गए। तो वो नाराज़गी उनसे है, तो इसलिए वो काले हैं, सांवले रंग के हैं, तो उनको काला नाग कह दिया। और उन्होंने एक पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में वो बोल रहे थे ये बात अपनी, और उसी में उन्होंने एक और राज खोल दिया। कहा कि बुलो मंडल और उनकी पत्नी आके एक बार हमारा पैर पकड़ लिए कि फलनवा है, बहुत तंग कर रहा है हमको, किसी तरह उपाय कीजिए, ये कीजिए। तो उसको मैंने मरवा दिया। अच्छा। उस उनका दुश्मन था बुलो मंडल का, तो उसको हमने मरवा दिया और एनकाउंटर शो करवा दिया उसको। तो अब अपने लिए वो खुद आफत मोल लिए। प्रशासन को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? प्रशासन की हिम्मत है बुलो मंडल के, ये गोपाल मंडल के आगे सारे अफसर उसके सामने खड़े होने में डरते हैं। ये हैसियत है गोपाल मंडल की अपने इलाके में। वहाँ के एसपी को कितना खरा खोटा उन्होंने सुनाया, कुछ नहीं हुआ। अभी अपने ही पार्टी के एक व्यवसायी से रंगदारी मांगने की प्राथमिकी दर्ज हुई है उनके खिलाफ। तो वो इसी तरह की बातों के लिए, इसी तरह के कामों के लिए चर्चा में रहते हैं, और वो ये उनका स्वभाव है। वो आज से नहीं, जब वो विधायक नहीं थे, उस क्षेत्र में अपनी राजनीति कर रहे थे, शुरुआती दौर था उनका,
तब से वो ऐसे ही हैं, इनबिल्ट है ये उनमें। तो इसी तरह से वो बोलते रहते हैं, लड़ते भिड़ते रहते हैं, मगर ये है कि जनता उनको पसंद करती है और इसीलिए वो लगातार जीतते रहते हैं। इसलिए पार्टी के लिए मजबूरी भी बने हुए हैं कि वो यहाँ से पार्टी निकालेगी, कहीं से दूसरे ये मजबूरी अभी बनी रहेगी या 25 में टूटेगी? टूटेगी नहीं, अभी जो स्थिति है उसमें टूटेगी नहीं, क्योंकि इधर से निकाले जाएंगे तुरंत उधर से मिल जाएगा टिकट। लालू यादव से कुछ दिन पहले मुलाकात किए थे तो दरवाजे खोल रखे हैं। लोकसभा में गड़बड़ा गया, टिकट कोई चुरा लिया उनका मगर विधानसभा में तो कोई चुराएगा नहीं टिकट उनका। तो इसलिए वो श्योर शॉर्ट सीट एक तरह से मानी जाती है कि गोपाल मंडल वहाँ से जीत जाएंगे। अब कोई करिश्मा हो जाए, हार जाए, अलग बात है। राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज हार जाते हैं, मगर वैसा कोई उनके खिलाफ वहाँ वातावरण नहीं। पार्टी की छवि तो खराब होती ही है। उन्होंने तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिया है। जय मंडल बुलू मंडल में 5-5 लाख प्रतिदिन उनको मिलता है, इस प्रकार की बातें कह दी। देखिए, इसलिए कि उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है। गोपाल मंडल को कोई गंभीरता से लेता नहीं। लोग जानते हैं कि इसी तरह की बातें बोलते रहते हैं चर्चा में बने रहने के लिए और अपना हैसियत बनाए रखने के लिए। तो इसलिए कोई सीरियसली लेता नहीं, तो कोई कार्रवाई भी नहीं करते, कोई नोटिस भी नहीं देता है। इसलिए वो छुट्टा सांड की तरह घूमते रहते हैं ना। तो इसलिए नहीं लगता है कि पार्टी कोई कार्रवाई करेगी और उनको टिकट भी मिल जाएगा, ऐसा लगता है। चलिए, तो ये तो आज बिहार की राजनीतिक घटनाओं पर हम चर्चा कर रहे थे। साथ ही प्रशासनिक जो आज खलबली भी देखने को मिली, लखीसराय के जो डीएम हैं रजनीकांत, उनके तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है और 1 सितंबर से उन्हें अब रिटायर माना जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।